हेलो दोस्तों। एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 105 का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखेंगे। आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के जो भी क्वेश्चन होगा प्रत्येक क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन पर दो दो चार चार पाँच पाँच जितने भी मतलब हमारे माइंड पर आ जाएगा सारे के सारे पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत में आप लोग अंत तक बने रहे। चलिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, या एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम एएमई एडीएमई जितना भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट का पोस्ट है उसका पीडीएफ आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं तथा टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। देखिए, ये लिखा है साउथर्न रेलवे मदुरई डिवीजन का यह क्वेश्चन है। इसका एग्जाम 23/9/2024 को हुआ था। चलिए, हम देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच में कौन सा घटक आपातकालीन ब्रेक लगाने के दौरान बीपी दबाव को शून्य पर लाता है, यानी ब्रेक पाइप का दबाव जो है शून्य पर ला देता है। तो वो है ब्रेक एक्सीलेटर। ब्रेक एक्सीलेटर एक इमरजेंसी ब्रेक डिवाइस है। यह इमरजेंसी के समय यह कार्य करता है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिए कि इमरजेंसी ब्रेक डिवाइस है यह ब्रेक एक्सीलेटर, और ये आपातकालीन ब्रेक लगाने पर बीपी का दबाव जो है ब्रेक पाइप का दबाव शून्य पर ला देता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें, एलएचबी कोच के व्हील डिस्क की सतह की दरारों की जांच करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही है। ठीक है, कौन सा विधि जो है सही है, तो कह रहा है ईडी करंट एरी मतलब कि ईसीए टेस्ट। ठीक है, तो ईडी करंट एरी ईसीए टेस्ट जो है एलएचबी कोच के व्हील डिस्क की सतह की दरार जो होता है उसकी जांच करने के लिए हम लोग ईसीए टेस्ट करते हैं। ठीक है, और व्हील डिस्क का क्वेश्चन जब यहाँ आ गया है तो व्हील डिस्क के बारे में हम जानेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि एक्सल हो गया, हमने यहाँ पर जो है चक्का बना दिया और यहाँ पर हमने डिस्क बना दिया। ठीक है, डिस्क डिस्क के बारे में मुख्य मुख्य क्वेश्चन को हम बता देते हैं। तो चलिए पहले डिस्क के बारे में जानते हैं कि डिस्क का जो ये मोटाई जो होता है, डिस्क का मोटाई जो है 110 होता है। कितना? 110 तथा दाया जो है इसका दाया दाया जो है 640 होता है। कितना? 640 होता है। और इसमें जो ये फिंस जो लगाया रहता है आप लोग देखे होइएगा, तो ये फिंस जो है कूलिंग के दृष्टि से लगाया गया रहता है। मुख्य रूप से आपके ऑप्शन में आता है कि वजन को कम करने के लिए या मजबूती प्रदान करने के लिए, लेकिन वो सारे ऑप्शन गलत हैं। यह फिंस जो है कूलिंग के दृष्टि से लगाया गया है ताकि ब्रेक लगने पर व्हील डिस्क जो है गर्म हो जाता है और उसको ठंडा करने के लिए उसमें हवा का संसर्ग होगा और वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए। और ये व्हील डिस्क जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। कौन सा? ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, अब दोनों व्हील की डिस्क के बीच की दूरी को अगर हम बताएं तो ये 1030 होता है, दोनों व्हील डिस्क के बीच की दूरी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि व्हील के इनर फेस मतलब कि यहाँ और डिस्क व्हील के इनर फेस और डिस्क के बीच की दूरी कितना होता है, तो ये जो होता है 175 कितना होता है? 175 इसे भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, एक और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हील में क्या बोलते हैं, डिस्क में जो ये फिंस जो लगा होता है इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कितना फिंस टूट जाएगा तो हम इसको बदल देंगे। ठीक है, तो अगर एक फिंस कहीं टूटा है फिर दूसरे जगह कहीं एक फिंस टूटा है तो दो फिंस अलग अलग अगर टूटे हैं तो इसको चलने देंगे। ठीक है, लेकिन दो फिंस लगातार अगर टूट गया है तो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर तीन फिंस अलग अलग भी टूटा है तो भी नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना? एक फिंस टूटा है चलेगा, दो फिंस टूटा है अलग अलग तो चलेगा, लेकिन दो फिंस लगातार टूट गया है नहीं चलेगा, तीन फिंस अलग अलग टूट गया है नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। तो हमको जहां तक विश्वास है कि व्हील डिस्क से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपको हमने सामने रख दिया। चलिए, ART ARME। ठीक है, ART और ARME विभागीय कोचों की पीयूएच अवधि क्या है, तो इसका जो है 48 मंथ है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं BM लिख देता हूँ, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है ART और ARME जो होता है
ये जो है इसका जो है विभागीय कोच जो है इसका 48 मंथ होता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम ऊपर बढ़ा लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आते हैं। देखिए, एक होता है OCV, अदर कोचिंग व्हीकल्स, OCV अदर कोचिंग व्हीकल्स, और एक न्यूली बेल्ट, कोई भी कोच अगर नया बनता है, ठीक है, न्यूली बेल्ट, इसको हम न्यूली बेल्ट या न्यू कोच भी कह सकते हैं, ठीक है, न्यूली बेल्ट, ठीक है। तो ये जो है इसका जो है POH जो है 2 साल अर्थात 24 मंथ पर होता है तथा IUH जो है 12 महीना पर होता है, ठीक है। ये दोनों का अगर हम IOH की अगर हम बात करते हैं तो 12 माह पर होता है, ठीक है, 12 माह प्लस माइनस 30 दिन होता है, प्लस माइनस 30 दिन होता है, ठीक है। और POH की अगर बात करें, POH तो यह 24 महीना पर होता है, ठीक है। अर्थात OCV अदर कोचिंग व्हीकल्स और न्यूली बेल्ट का जो भी कोच होगा तो POH 24 महीना पर तथा IUH जो है 12 प्लस माइनस 3 यानी 12 मंथ प्लस माइनस 30 दिन होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। लेकिन ये अब सवाल उठता है कि आखिर न्यूली बेल्ट तो आप समझ रहे हैं कि नया कोच है, लेकिन OCV जो है अदर कोचिंग व्हीकल्स में कौन कौन से कोच आता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो नया कोच और अदर जो बताया, अदर मतलब OCV अदर कोचिंग व्हीकल्स जो होता है में कौन कौन से कोच आते हैं, तो पार्सल वैन, ब्रेक वैन, सैलून कार, इंस्पेक्शन कार, पावर कार, पेंट्री कार, चेयर कार, ये जितने भी हमने अभी नाम रखा ये सब जो है OCV में आता है, अदर कोचिंग व्हीकल्स, ठीक है। तो इस प्रकार के कोच का IUH 12 महीना पर तथा POH जो है 24 महीना पर होता है, ठीक है। तो ये समझ गए। लेकिन इसी में एक थोड़ा सा अलग एक और है कि राजधानी शताब्दी, गरीब रथ, मेल एक्सप्रेस, इन सभी कोचों का IUH 9 महीना पर होता है। ऐसे जनरली जो है अगर हम लिखें कि ICF कोच का POH पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जो है 18 महीना पर होता है, और IOH जो है IOH ये जो होता है 9 महीना पर होता है, ठीक है ना, ICF का। लेकिन अभी हमने ऊपर बताया कि न्यूली बेल्ट अगर रहेगा और OCV रहेगा अदर कोचिंग व्हीकल्स तो उसका POH जो है आपको 24 महीना तथा IUH 12 प्लस माइनस 30 दिन होता है, यानी 12 माह प्लस माइनस 30 दिन। लेकिन राजधानी, शताब्दी, गरीब रथ, मेल एक्सप्रेस, इन सभी कोचों का IUH 9 महीना और POH 18 महीना पर होता है, ठीक है। लेकिन इन जो भी हमने नाम रखा राजधानी, शताब्दी, इन कोचों का IUH कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि गरीब रथ, शताब्दी या राजधानी का यह IUH कहाँ होता है, तो डिपो में होता है और POH वर्कशॉप में होता है। लेकिन राजधानी, शताब्दी, गरीब रथ, इन सभी का IUH वर्कशॉप में ही होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, राजधानी, शताब्दी, गरीब रथ, इस सब का IUH जो है कहाँ होता है, वर्कशॉप में। POH तो वर्कशॉप में होता ही है, लेकिन आपको क्या बोलते हैं, IUH भी वर्कशॉप में ही होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, LHB कोच ब्रेक सिलेंडर पाइप लाइन का व्यास। देखिए, पाइप लाइन का व्यास, यहाँ पर जो है ब्रांच पाइप, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में जो लिखा है सिलेंडर लाइन ब्रांच पाइप, ठीक है, ब्रांच पाइप का डायमीटर लिखिए, डायमीटर ऑफ LHB कोच ब्रेक सिलेंडर लाइन ब्रांच पाइप, यानी शाखा पाइप का यह व्यास पूछ रहा है, ठीक है ना। तो शाखा पाइप का व्यास जो है LHB कोच में जो है आपको कितना होता है, आपको 18 mm होता है। कितना होता है, 18 mm होता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोलते हैं, अब यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, ICF का अपने ब्रांच पाइप का जाना, लेकिन वहीं LHB का, लेकिन ICF का अगर हम बात करें, ICF का तो ये ब्रांच पाइप का व्यास जो है 20 mm हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, LHB वातानुकूलित एग्जीक्यूटिव चेयर कार अर्थात EOG के लिए परिवहन कोड क्या होता है, ठीक है, यानी EOG के लिए ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है LWF, L का मतलब LHB हो गया, चलिए दो, ये जो है L का मतलब LHB हो गया, W का मतलब स्टेबल हो गया, F का मतलब फर्स्ट क्लास हो गया, CZ का मतलब होता है आपका चेयर कार, AC का मतलब AC एयर कंडीशन, ठीक है। तो ये जो है वातानुकूलित एग्जीक्यूटिव चेयर कार EOG, इन EOG का फुल फॉर्म होता है इंड ऑन जनरेशन, इंड ऑन जनरेशन, ठीक है। तो EOG के लिए परिवहन कोड क्या होता है, तो आपको LWFCZ AC अर्थात LHB वेस्टेबल
और क्या बोलते हैं फर्स्ट क्लास, चेयर कार का सीजेड होता है और एसी। ठीक है ना, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगर परिवहन कोड अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इन्फेक्शन कैरी जो होता है, इन्फेक्शन करने वाला, तो इन्फेक्शन कैरी का ट्रांसपोर्टेशन कोड जो होता है आरए होता है। ठीक है, और पेंट्री कार का डब्ल्यूसीबी होता है, डब्ल्यूसीबी पेंट्री कार का। आप मेरी आवाज को सुनकर लिखेंगे पेंट्री कार। ठीक है, पेंट्री कार का डब्ल्यूसीबी होता है। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट क्लास एसी, तो फर्स्ट क्लास एसी का एफ एसी हो जाता है। ठीक है, टू टीयर का सी डब्ल्यू होता है। चलिए इसको लिख लिए, टू टीयर जो होता है टू टीयर का, तो इसका सी डब्ल्यू होता है टू टीयर का। ठीक है, और थ्री टीयर का जो होता है, ये जो होता है ए सी सी एन, चाहे सी एन क्यों लीजिए, सी एन। ठीक है, अब इसमें देखिए सी एन जो होता है थ्री, मतलब थ्री टीयर का होता है। अब इसमें अगर हम एस लगा देते हैं तो ए स्लीपर थ्री टायर हो गया, एसी लगा देते हैं तो एसी थ्री टायर हो गया। समझ रहे हैं ना, तो सीएन आप याद रखिए कि सीएन होता है थ्री टायर का। और चेयर कार का जो होता है, चेयर कार का इसका होता है सीजेड। जैसे यहाँ पर हम इस पर बात बता रहे थे जी, क्योंकि आया था इसमें सीजेड, तो चेयर कार का ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है सीजेड। सीजेड का मतलब होता है, मतलब कि चेयर कार। ठीक है, और पावर कार जो होता है, पावर कार उसका आर एम होता है। ठीक है, पावर कार का आर एम होता है ट्रांसपोर्टेशन कोड। तो इसको भी आप कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि कोचिंग स्टॉक पर इस्तेमाल किए जाने वाले हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर एवं रख रखाव और मरम्मत प्रतिक्रिया आरडीएसओ तकनीक पंपलेट क्या उपयोग किया जाता है, कौन सा आरडीएसओ कौन सा पंपलेट जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है 6803। ठीक है, तो चलिए हम आरडीएसओ आईएसओ जितना भी है उसके लिए हम बता देते हैं कि मेरा आईएसओ आरडीएसओ का एक बहुत अच्छा वीडियो बना है, और जो भाई हमसे पीडीएफ लिए हैं उनको आरडीएसओ आईएसओ का पीडीएफ भेज दिया गया है। ठीक है, लेकिन हाँ, पीडीएफ उन्हीं को भेजा गया है वंदे भारत, जो भी देखिए हमने जो भी हमसे पीडीएफ लिया था उन लोगों के लिए हमने बताया था कि जो भाई रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं टेस्ट में, जो रेगुलर हर संडे को संडे जो टेस्ट में जुड़े रहते हैं, उन्हीं को अगर कोई भी नया पीडीएफ अगर बनता है तो उनको पीडीएफ भेजा जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि साल 2 साल 3 साल पहले हमसे जुड़े पीडीएफ लिए, टेस्ट कुछ दिन दिए, 6 महीना साल भर, उसके बाद में उन्होंने छोड़ दिया, साल भर 2 साल पहले 6 महीना पहले, अब उनका कांटेक्ट खत्म हो गया, उनका व्हाट्सअप नंबर व्हाट्सअप में सबसे नीचे चला गया, वो तो मेरे सामने है नहीं। तो पीडीएफ उन्हीं को भेजा गया है या भेजा जाता है जो रेगुलर हमसे टेस्ट में जुड़े हुए हैं। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जो भी हम पीडीएफ नया बनाते हैं मैसेज आने लगता है कि सर ये पीडीएफ हमको भेज दीजिए। तो वंदे भारत का आरडीएसओ आईएसओ का नया पीडीएफ हमने तैयार किया है, और जो भी हमसे जुड़ा था आदमी या जुड़ा है रेगुलर टेस्ट में उनको भेज दिया गया। जो रेगुलर टेस्ट में जुड़े हैं और नहीं उनको मिला है तो हमको मैसेज करें, उनको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आरडीएसओ आईएसओ का आप जाकर के पीडीएफ पढ़ेंगे या वीडियो जाकर देखें, पूरा डिटेल में बताया है। चलिए, एलएचबी कोच में ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट का कितना टार्क वैल्यू होता है, तो ये जो होता है 170 एनएम। एनएम का मतलब होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, 170 एनएम न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसका भी अगर इसका भी हम बात करें तो पीडीएफ भी गया है और वीडियो भी बना है एलएचबी डायमेंशन का। एलएचबी डायमेंशन का वीडियो देखेंगे या पीडीएफ जाकर, जितने भी डायमेंशन वाला टार्क वैल्यू सबका डायमेंशन जितना है सब ऑल टू ऑल उसमें दिया हुआ है। ठीक है, आप पढ़ेंगे। चलिए, ये 8 नंबर में एलएचबी कोच की सोल बार का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है, तो एलएचबी का क्रॉस बार जो होता है उसका जो है सोल बार का क्रॉस सेक्शन जो है उसका डब्लू सेक्शन में बना होता है एलएचबी का। लेकिन अगर आईसीएफ का अगर पूछ दिया जाए कि आईसीएफ का सोल बार जो है किस सेक्शन में बना होता है, तो जेड सेक्शन में बना होता है। ठीक है, किस सेक्शन में, जेड सेक्शन में बना होता है आईसीएफ का, लेकिन एलएचबी का जो है डब्ल्यू सेक्शन में बना होता है सोल बार। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एलएचबी कोच के एसएस1 की आवृत्ति क्या है, एसएस1। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, देखिए एसएस1, एसएस2, एसएस3। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं 1.1/2, यहाँ लिख देते हैं 3, यहाँ लिख देते हैं 6 ईयर। ठीक है, ईयर, और यहाँ पर 6, 12, 24। ठीक है, अब देखिए एसएस1 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर, लाख किलोमीटर। ठीक है,
और SS2 3 साल या 12 लाख किलोमीटर, यहाँ पर 12 लाख किलोमीटर आप लिखिएगा, 6 साल या 24 लाख किलोमीटर SS3। तो आपको याद करने के लिए अगर ईयर वाला याद करना है तो 1.5 3 6, और आपका किलोमीटर याद करना है तो 6 12 24, इस तरह करके आप इसको याद रखिएगा। यानी 24 का मतलब 24 लाख किलोमीटर, 12 लाख किलोमीटर, 6 लाख किलोमीटर, इस तरह, ठीक है ना। तो ये अब आपका क्वेश्चन है कि LHB कोच का SS1 की आवृत्ति क्या है, 18 मंथ, 20 मंथ, 24 मंथ, D3। तो कहने का मतलब है SS1 का मतलब होता है 1.5 साल, यानी 12 6 18, यानी मंथ में दिया है तो 18 मंथ होगा। मैंने ये जो 1.5 साल जो लिखा है ईयर में लिखा है, ठीक है। तो जहां तक विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको जो है LHB में जो है D1 D2 D3 होता है, D1 D2 D3 होता है, और उसके बाद में SS1 SS2 SS3 होता है, शेड्यूल जो होता है। लेकिन ICF में A शेड्यूल, B शेड्यूल, C शेड्यूल होता है, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मैं इस तरह जो है, ज़्यादातर वीडियो लंबे हो सकते हैं। अगर LHB की हम बात करें, LHB का, तो D1 जो है, D1 आपको आफ्टर एवरी ट्रिप को कहा जाता है, यानी प्रत्येक खेप, ठीक है। आप लिख दीजिएगा D1 में आफ्टर एवरी ट्रिप, ठीक है, आफ्टर एवरी ट्रिप। और D2 जो होता है, D2 जो होता है 30 दिन, 30 दिन, 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, ठीक है। और D3 जो होता है, D3, तो ये जो है 6 महीना, 6 माह प्लस माइनस 15 दिन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आपको या आप 30 दिन और 6 महीना याद रहता है, लेकिन प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 15 जो है आपको याद नहीं रहता है, इसलिए आप याद कीजिएगा। तो LHB में D1 D2 D3 के बाद में SS1 SS2 SS3 वाला शेड्यूल होता है, ठीक है। लेकिन ICF में अगर बात करें, ICF का, तो ICF का जो है एक होता है आफ्टर एवरी ट्रिप, ठीक है, और उसके बाद में होता है ए शेड्यूल, ठीक है। तो ए शेड्यूल जो होता है 30 दिन, 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन होता है, ठीक है, प्लस माइनस 3 दिन। उसके बाद में होता है बी शेड्यूल, ठीक है, बी शेड्यूल। तो बी शेड्यूल होता है 3 माह, तो 3 माह में 7 दिन प्लस माइनस हो जाता है। और सी शेड्यूल जो है 6 माह होता है, ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस 15 दिन हो जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, कैसे कि आपको 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना तो याद रहेगा, लेकिन प्लस माइनस वाला मिस्टेक कर जाता है। तो 1 महीना वाला ए शेड्यूल में प्लस माइनस 3, बी शेड्यूल जो 3 माह वाला उसमें 7 होगा, और सी शेड्यूल 6 महीना वाला में प्लस माइनस 15 दिन होगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, कैसे कि मिस्टेक कर जाता है। तो हमको लगता है कि आपको 9 नंबर क्वेश्चन पर हमने 10 क्वेश्चन भी लगभग क्लियर कर दिया है, जो भी कन्फ्यूजन होगा आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर, LHB कोच में किस प्रकार का CBC लगाया गया है, किस प्रकार का CBC लगाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए CBC के बारे में टोटल, ठीक है, कि अगर हम LHB की बात करें, LHB का, तो इसमें एच टाइप CBC यानी सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन वही गुड्स में जो होता है, गुड्स में जो है आपको CBC ही लगा, लेकिन ई टाइप लगा रहता है, ई टाइप CBC का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर ICF की बात करें, ICF का, तो इसमें स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, स्क्रू कपलिंग का, ठीक है। अगर डेमू मेमू की बात करें, तो इसमें सेकू कपलर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कपलर का? सेकू कपलर का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिएगा जितना भी हम लिखा रहे हैं, क्योंकि एक जगह आपको नहीं मिलेगा, कि जितना भी क्वेश्चन हमने लिखाया एक जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं बहुत दूर दूर आप बहुत खोजिएगा तो मिलेगा। ये नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा बहुत दूर, मतलब ढूंढने पर। एक जगह आप वीडियो देख करके अगर कॉपी पर नोट कर लेते हैं ना, तो आपको पढ़ने में सुविधा होगा और समय की बचत होगा, ठीक है। और एक आता है वंदे भारत, ठीक है, वंदे भारत। तो वंदे भारत में जो है आपको सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है। और सेमी परमानेंट कपलर के जगह पर कहीं कहीं आपको डेलेनर कपलर भी लिख देता है, ठीक है। तो डेलेनर इसलिए लिखता है कि सेमी परमानेंट कपलर का नाम ही मतलब कि डेलेनर कंपनी है, क्योंकि डेलेनर कंपनी का नाम है और डेलेनर कंपनी ने सेमी परमानेंट कपलर को बनाया है, इसीलिए इसको डेलेनर भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डेलेनर भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जितना भी कपलर था आपके सामने हमने रख दिया, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
11 में क्या कह रहा है कि आईसीएफ कोच का नया पहिया ब्यास का होता है। तो नया पहिया ब्यास जो है आपको 915 होता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसमें अगर हम एलएचबी देखें, एलएचबी हो या आईसीएफ, दोनों का न्यू जो है 915 ही होता है। लेकिन अगर हम कंडमिंग साइज की अगर हम बात करें, कंडमिंग साइज का, तो आईसीएफ आईसीएफ का कंडमिंग साइज जो है 825 होता है। कितना? 825 कब? जब आप चल रहा है, मतलब गाड़ी चल रहा है बाहर, ठीक है। लेकिन अगर क्या बोलते हैं, चक्का अगर वर्कशॉप में आ गया, टर्निंग हो गया, टर्निंग के बाद अगर उसको हम इशू करते हैं शॉप से, अर्थात इसको हम कहेंगे शॉप इशू साइज, ठीक है। तो शॉप इशू साइज की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है 837 से कम के व्यास का, मतलब चक्का जो है हम इशू नहीं करेंगे, ठीक है, आईसीएफ में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर चक्का घर में होंगे, ठीक है, तो देखते होइएगा कि 834 तक मिनिमम इशू कर दिया जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली है। लेकिन थ्योरी में आपको 837 से नीचे अलाउ नहीं है आपको इशू करने का, ठीक है। कंडमिंग साइज मतलब 825, न्यू साइज 15। ये तो हो गया आपका आईसीएफ का। अगर एलएचबी की हम बात करें, ठीक है, तो एलएचबी में आप देखते होगा, यहाँ तो न्यू जानिएगा एलएचबी में कि 915। कंडमिंग साइज की अगर हम बात करें, कंडमिंग साइज का, तो कहीं देखिएगा लिखता है 845 और कहीं लिखता है 855, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन में आ जाता है, तब क्या कीजिएगा? अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, ठीक है, तो आप 855 मारेंगे। अगर 845 रहे, 855 नहीं रहे, तब हम 845 मारेंगे, ठीक। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। दूसरे कंडीशन में 845 होता कब है? जब उसका वेव थिकनेस, व्हील का अगर वेव थिकनेस, ठीक है, 17 ±3 रहे तो 845 होगा। और जब व्हील का वेव थिकनेस 14 ±3 रहे तो हम 855 मारेंगे, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में है कि हाँ वेव थिकनेस के साथ, कि जिसका वैसे मतलब कि व्हील जिसका वेव थिकनेस 17 ±3 हो, तब कंडमिंग साइज क्या होगा? तो 845। और वेव थिकनेस आपको क्या बोलते हैं, 14 ±3 रहे, तब वेव थिकनेस क्या होगा? तो 855। समझ रहे हैं ना? तो अगर वेव थिकनेस दिया है उसके साथ, तब इस तरह मारेंगे। अगर वेव थिकनेस नहीं दिया है और दोनों ऑप्शन में दिया है कि 845 और 855, तो 855 मारेंगे। समझ रहे हैं ना? पूरा आपको हम कंफ्यूज दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। पूरा कंफ्यूज आपका हम दूर कर देंगे, और जो भी हम मारेंगे एग्जाम में 100% कन्फर्म होकर मारेंगे। तो अब चक्का वाला सब कन्फर्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 पर चलते हैं। 12 में क्या है कि साइड बियरिंग प्लेट का शॉप इशू, मतलब आयाम साइज पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसको जो है थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि हमको थोड़ा सा जगह मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो हम जो है बियरिंग साइज जो भी है आईसीएफ में होता है, तो हम यहाँ पर एक बोलिस्टर बनाते हैं, ठीक है, एक बोलिस्टर बना देते हैं, ठीक है। जैसे भी बने आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है साइड बैरियर होता है, ठीक है। तो साइड बैरियर में एक इसमें जो है प्लेट रखा रहता है, और प्लेट का साइज इस टाइप से होता है, षटकोणीय टाइप का, इस तरह, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें हम पूरा क्लियर नहीं बना पा रहा है, तो इसमें एक प्लेट होता है, ठीक है। तो इसी प्लेट के बारे में ये कह रहा है, ठीक है, कि साइड बियरिंग प्लेट का शॉप इशू साइज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका, देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। अगर ये 10 जो दिया है ये न्यू साइज का है, ठीक है। और यहाँ पर आपका पूछा है शॉप इशू, तो ये जो 9 जो दिया है ये शॉप इशू साइज है, ठीक है। और कंडम साइज 8.5 होता है, यह कंडम साइज हो जाएगा, ठीक है। तो आप तीनों लिख लीजिए। अगर न्यू कहे तो 10 शॉप इशू साइज कहे तो 9 ठीक है, और कंडम साइज कहे तो 8.5 ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्लेट का हम तीनों साइज आपको बता दिए। यहाँ पर जैसे शॉप इशू पूछा था, कहीं न्यू साइज पूछ देता है, कहीं शॉप इशू साइज और कंडम साइज भी पूछ देता है, इसलिए तीनों के तीनों आप लिख लीजिए प्लेट के बारे में। अब हम चलते हैं बियरिंग साइड बियरर के बारे में, ठीक है। तो साइड बियरर के बीच की दूरी अगर पूछता है तो 1600 होता है, 1600 होता है, ठीक है। और इसमें तेल जो भरा रहता है 2.5 लीटर के आसपास तेल भरा रहता है। और कौन सा तेल भरा रहता है? सर्वोलेन 68,
कहीं सर्वोलेन है, कहीं सर्वोजेम लिखा रहता है, ठीक है। तो याद रखिए सर्वोलेन या सर्वोजेम, ठीक है। सर्वोलेन 68, ठीक है। आपको एग्जाम में जो है सर्वोलेन 68 ही आता है, लेकिन अगर थ्योरी में पढ़िएगा तो सर्वोलेन 100 भी आपको मिलेगा या वर्कशॉप पे देखने को मिलेगा। सर्वोलेन 100 भी तेल डाला जाता है, लेकिन विशेष करके आपके एग्जाम में जो है सर्वोलेन 68 ही ऑप्शन में रहता है। पूरा हम कंफर्म आपको कर दिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन। अब आता है 13 नंबर में, ठीक है। 13 नंबर में क्या करें कि साइड बियरिंग पीस का कंडम साइज, तो ये जो है 42 mm होता है। उस वही जो साइड बैरियर वाला जिसमें तेल जो भरा जाता है, कटोरा टाइप का रहता है, ठीक है, वही कह रहा है इसका कंडम साइज कितना, तो 42 mm होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। और क्या बोलते हैं, एक हम बात कहने वाले हैं, ये चीज कहने वाले हैं आप लोग को कि जितने भी हमारे दोस्त, हमारे कर्मचारी भाई, हमारे स्टूडेंट जो भी कहिए, एकदम घोड़ा बेच करके सभी लोग सोए हुए हैं कि रेलवे बोर्ड से क्या बोलते हैं लेटर आएगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, तब हम पढ़ाई चालू करेंगे, ठीक है। लेकिन हम एक कहावत आप लोग को बोलना चाहूंगा कि गाड़ी अगर स्टेशन पर, अगर आपको घर जाना है तो गाड़ी स्टेशन पर आ जाएगा तब जाके घर से निकलिएगा, कि पहले से आपको स्टेशन पर मौजूद रहना होगा। अगर स्टेशन पर गाड़ी आ जाती है तब घर से निकलते हैं तो 100% आपका गाड़ी छूट जाएगा। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर नोटिफिकेशन जारी होता है उसके बाद अगर पढ़ाई चालू करते हैं तो निश्चित है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सवाल उठता है कि आप बोल रहे हैं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जितना भी ये टेक्निकल चीज है ये हम लोग स्टूडेंट लाइफ में नहीं पढ़े हैं। ये टोटल नया चीज, मतलब टोटल चीज पढ़ना है, तो नया चीज पढ़ना है जो उसको जब तक 10 बार पढ़िएगा नहीं, जबान पर नहीं लाइएगा, तब तक कोई यादें नहीं होगा। इतना ना कठिन कठिन इसमें वर्ड है ताकि जल्दी आपको यादें नहीं होगा। इसलिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। लेकिन सारे के सारे हमारे कर्मचारी भाई एकदम घोड़ा बेच करके सो गए हैं, ठीक है। तो उन लोगों को कब समझ में आएगा, जब नोटिफिकेशन जारी होगा और एग्जाम जब नजदीक में आ जाएगा तो समझ में आएगा कि अरे थोड़ा दिन पहले से और तैयार किए रहते तो बड़ी अच्छा रहता, लेकिन हम तो तैयार ही नहीं किए, ठीक है। तो चलिए चालाक आदमी का इशारा काफी होता है। चलिए साइड बेरिंग फिश का तो बताइए दिए 42 mm, चालाक आदमी को इशारा काफी होता है। चलिए 14 नंबर में 16.25 टन बोगी की एक्सल गाइड के लिए अनुदैर्ध्य गेज कितना होता है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको 570 ±1 mm होता है, याद रखिएगा, इसको एकदम रट जाइएगा, ठीक। चलिए क्राउन क्लियरेंस ए पूछ रहा है। क्राउन क्लियरेंस ए क्या चीज, मतलब कहाँ मापा जाता है, ठीक है। तो क्राउन क्लियरेंस जो है, अगर अगर आप कोचिंग वर्कशॉप में होंगे, कैरी वर्कशॉप में, तो देखते होइएगा या ओपन लाइन में भी, जैसे कि अगर हम समझाने के लिए रुकिए इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। एक मान लेते हैं कि अब बोगी हो गया, देखते हैं कि यहाँ पर एक्सल गाइड रहता है, ठीक है। एक्सल गाइड जिसमें जा करके फंसता है, यहाँ पर बीच में चक्का रहता है, चक्का के ऊपर क्या होता है, चक्का के बगल में जो बॉक्स जो होता है जिसमें बेयरिंग रहता है, तो बॉक्स के ऊपर देखिएगा छोटा सा एक एक टाइप की इस टाइप से बनाया रहता है, ठीक है। तो वो जो है आपका क्राउन और क्राउन बोल्ट जो है, क्या बोलते हैं उसको, बोगी फ्रेम जो होता है उसमें से ऊपर एक बोल्ट आया रहता है और इसी के बीच में क्राउन क्लियरेंस ए मापा जाता है, ठीक है ना। तो एक्सल बॉक्स जो होता है ना, एक्सल बॉक्स जिसमें बेयरिंग होता है उसके ऊपर एक छोटा सा बनाया रहता है चरकुट्टा टाइप का, ठीक है। देखिए यहाँ पर पढ़िए ना, लिखा है कि बिटवीन एक्सल बॉक्स क्राउन एंड द क्राउन बोल्ट, ठीक है। तो एक्सल बॉक्स क्राउन उसको बोलते हैं, जो एक्सल पर जो है चरकुट्टा टाइप के थोड़ा सा ऊंचा, वहां से लेकर के क्राउन बोल्ट के बीच मापा जाता है, ठीक है। तो हमको जहां तक है कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि आईसीए बोगी में एंकर लिंक कहाँ फिट होता है। एंकर लिंक जो है कहाँ फिट होता है, तो बोलिस्टर एंड बोगी ट्रॉसम के बीच, ठीक है। बोलिस्टर और बोगी ट्रॉसम, ठीक है। ट्रॉसम जहां जहां जुड़ता है उसका नाम है, लेकिन इतना ध्यान में रखिए बोलिस्टर और बोगी फ्रेम को जो है जोड़ता है, ठीक है। क्या चीज जोड़ता है, एंकर लिंक, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंकर लिंक की लंबाई पूछ लेता है, तो एंकर लिंक की लंबाई जो है 451 mm होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 451 mm, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कह रहा है कि अलार्म चैन एप्लीकेशन के लिए आवश्यक कूलिंग बल निम्न के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो अलार्म जो आप लोग कोच में जो है आप लोग क्या बोलते हैं सफर करते हैं,
जो चैन पुलिंग जो होता है, ठीक है, तो उसका जो है वही कह रहा है कि पुलिंग फोर्स से पूछ रहा है कि पुलिंग फोर्स यानी बल कितना लगेगा, तो 7 से 10 केजी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट लिख दिया कि कितना होता है, तो 7 से 10 केजी, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ये भी पूछ देता है कि अधिकतम और न्यूनतम, ठीक है। तो न्यूनतम बल अगर पूछेगा तो 7, अधिकतम पूछेगा तो 10 केजी अगर आप बल लगाएंगे तो चैन पुलिंग हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो 7 से 10 केजी होता है, यानी न्यूनतम 7, अधिकतम 10 केजी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 18 नंबर में सेवा में क्या कह रहा है कि एसकेएफ मेक बियरिंग के लिए अधिकतम स्वीकार रेडियल क्लियरेंस पूछ रहा है, ठीक है। सेवा में का मतलब हो गया कि मतलब कि गाड़ी रनिंग पीरियड में, सर्विस पीरियड में, ठीक है ना, उस वक्त की बातें कर रहा है, ठीक है। तो एसकेएफ, देखिए एसकेएफ कंपनी होता है, टिमकेन कंपनी होता है, एनबीसी कंपनी होता है, बहुत सारे कंपनी है, सबके बारे में मैं बताऊंगा अभी। लेकिन इतना जानिए, कह रहा है कि रेडियल क्लियरेंस का मतलब होता है कि दोनों जो आप गोली जो देखते हैं ना, वो दोनों गोली के बीच के जो क्लियरेंस होता है, एक दूसरे में सटा नहीं रहता है, थोड़ा सा उसमें क्लियरेंस होता है, यानी गैप होता है, ठीक है ना। कितना होता है, तो 0.33 mm, कितना, 0.33 mm, ठीक है, रेडियल क्लियरेंस, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एस्केप की थोड़ा सा हम चर्चा कर लें, ठीक है। तो पहले हम आईसीएफ की बात करेंगे, आईसीएफ, ठीक है। तो आईसीएफ में जो हम लोग क्या बोलते हैं, बेयरिंग जो लगाते हैं, डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन सा, डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो कंपनी का आता है, एक आता है एसकेएफ और एक आता है एनबीसी और एसकेएफ, ठीक है। तो एसकेएफ जो है क्या बोलते हैं, एसकेएफ जो है उसमें ग्रीस का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, लगभग 2 केजी का प्रयोग करते हैं, लगभग 2 केजी, ठीक है। और एनबीसी में 1.75 केजी ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब कौन सा ग्रीस का प्रयोग करते हैं, तो लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग करते हैं, ध्यान में रखिए, कौन सा ग्रीस, लिथियम बेस ग्रीस का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं एलएचबी में, ठीक है, एलएचबी। तो एलएचबी में जो है, इसमें कौन सा प्रयोग होता है बेयरिंग का, तो CTRB, यानी कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं। तो इसमें भी दो कंपनी का आता है, एसकेएफ और टिमकेन, ठीक है, टिमकेन, ध्यान रखिएगा, एसकेएफ और टिमकेन, ठीक है। तो इसमें लगभग जो है 455 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, और टिमकेन में जो है 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एस्केप में 455 ग्राम और टिमकेन में जो 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर में क्या करें, कोचिंग रेक का द्वितीयक रख रखाव यानी सेकेंडरी मेंटेनेंस के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। द्वितीयक रख रखाव जो है कहाँ होता है, यह क्वेश्चन कर रहा है आपसे। तो ये जो है पिट लाइन ओनली, यानी केवल पिट लाइन पर ही होता है, कहाँ, पिट लाइन पर ही होता है, ठीक, ध्यान में रखेंगे इसको। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रेक कैलिपर जाम होने की स्थिति में ब्रेक रिलीज करने के लिए क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है। तो कहीं आपको ऑप्शन में रहता है कि मिडिल पिन को मतलब वायलिंग जो है ग्रीस वगैरह तेल वोल डालना चाहिए। अगर ये ऑप्शन आपके ऑप्शन में नहीं रहता है तब क्या करेंगे, देखिए क्या ऑप्शन में आपको दिया है 20 नंबर का क्या कह, आइसोलेट टू ट्रॉली, रिमूव ब्रेक कैलिपर पिवोट पिन, रिमूव ब्रेक कैलिपर ब्रेक पाइप, एनी ऑफ एबव, ठीक है। तो ये जो है आपका दूसरा नंबर में जो है रिमूव ब्रेक कैलिपर पिवोट पिन, ठीक है, ब्रेक कैलिपर का जो पिवोट पिन है वो रिमूव कर देंगे, अर्थात उसको बदल देंगे, ठीक है, या हटा देंगे, जो भी कुछ कहिए, ठीक है, हटा देंगे। लेकिन कहीं कहीं इसके जगह पर अवसर आता है कि मिडिल पिन को ग्रीसिंग या वायलिंग करेंगे, ठीक है। ये भी आपको बात बता दिए ताकि आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है कि LWRRM का मतलब लगेज रूम की क्षमता। देखिए अब यहाँ आपका मामला फंस जाता है, कहीं आपको 5 टन मिलेगा, कहीं 3.9 टन मिलेगा। लेकिन 5 टन जो है इसको क्या बोलते हैं, हाई कैपेसिटी वाले के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हाई कैपेसिटी नहीं है। देखिए
आप इसको जो है आप अपना गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है, कि कितना होता है, कि LWRRM का लगेज कम ब्रेक मैन क्या होता है, उसको लगेज रूम का कितना क्षमता होता है, तो इसमें 3.9 टन ही मतलब दिया है या मिलेगा थ्योरी में, ठीक है, या आप गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हैं कितना आंसर होगा, 3.9 टन, ठीक है। 5 टन भी आपको मिलता है, लेकिन जहाँ 3.9 टन ऑप्शन में नहीं रहता है, या उसको क्या बोलते हैं, VPH, हाई कैपेसिटी पार्सल वैन, ठीक है ना, तो वो सब के लिए 5 टन होता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए, 3.9 टन। और नहीं आपको अगर विश्वास होता है तो आप इसको गूगल पर सर्च करके देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ICF कोच के पहियों में किस प्रकार के बेयरिंग दी जाती है? देखिए अभी हमने बताया स्फेरिकल का ICF की बात किया है, तो अभी हमने बताया कि ICF में स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग होता है, जबकि LHV में जो है LHV में CTRB का प्रयोग किया जाता है, काटी स्टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। हमने अभी ऊपर बताया, अगर नहीं देखे तो जस्ट बाय करके देखिए, उसमें मैंने ग्रीस का भी मात्रा सब कुछ बता दिया है, कौन कौन से कंपनी का आता है सब टोटल आप बाय करके देखिए, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पूंछ का ऊर्ध्वाधर भार किसके द्वारा लिया जाता है? ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, ठीक है, यानी लंबवत। ऊर्ध्वाधर यहाँ पर देख रहे हैं ना, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से। अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोच बनाया, तो कोच का भार ऊपर से जो है किसके माध्यम से जो है चक्का पर जाएगा, ये चीज आपको बता रहा है। तो वर्टिकल जो होगा आपको साइड बैरियर के माध्यम से जाता है, ठीक है, साइड बैरियर के माध्यम से जाता है। जो हमने अभी साइड बैरियर के बारे में ऊपर हमने बताया कि साइड बैरियर के बीच की दूरी 1600 mm होता है, उसमें सर्वोलेन 68 तेल डाला जाता है। टोटल डिटेल हमने ऊपर जस्ट बताया साइड बैरियर के बारे में। तो उसी साइड बैरियर के माध्यम से ही वजन ऊपर से जो भी कोच का होता है उसका वजन जो है साइड बैरियर के माध्यम से आपको ट्रॉली पर जाता है, अर्थात बोगी पर जाता है, ठीक है, उसके माध्यम से चक्का एक्सल के माध्यम से नीचे मतलब चला जाता है, ठीक है ना, ये चीज समझिएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका साइड बैरियर। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल पूछे तो साइड बैरियर के माध्यम से, लेकिन ड्रा एंड बफिंग फोर्स, जैसे मान लेते हैं कि यह कोच हो गया, जो मतलब आगे पीछे जो होता है धक्का जो मारा जाता है, खींचा जो जाता है, ड्रा एंड बफिंग फोर्स उसको कहते हैं, वो किसके माध्यम से मतलब कि ट्रांसमिट होता है? कोच का ड्रा एंड बफिंग फोर्स किसके माध्यम से ट्रांसमिट होता है? तो ये होगा सेंटर पिवोट के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से? सेंटर पिवोट के माध्यम से होता है, ठीक, याद रखिएगा, मैंने दोनों चीज बता दिया। वर्टिकल पूछे तो मतलब साइड बैरियर, ड्रा एंड बफिंग फोर्स का है यानी आगे पीछे जो होता है ठेठ भाषा में समझने के लिए ड्रा एंड बफिंग फोर्स उसको कहा जाता है, तो सेंटर पिवोट के माध्यम से, ठीक है। चलिए 24 नंबर में, पूंछ में वॉश बेसिन के लिए स्टेनलेस स्टील का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो वॉश बेसिन का हम लोग स्टेनलेस स्टील का क्यों प्रयोग करते हैं भाई? सीधी सी बात है, स्टेनलेस स्टील का इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं कि जंग नहीं लगेगा, क्या जंग नहीं लगेगा, ठीक। थोड़ा सा इसको हम ऊपर बता बढ़ाते हैं, तब हम आपको पूरा डिटेल क्लियर कर देंगे। ये जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है, हमने वीडियो भी बनाया है, आप देखिएगा जा करके, या PDF वाले को तो सबको PDF मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें हमने बताया है, ठीक है, कि कौन कौन से चीज का क्या चीज बना होता है, साइड वाल किसका बना होता है। चलिए हम लिखते हैं, आप लिख लीजिएगा, साइड वाल और इंड वाल किसका बना होता है? तो फेरेटिक है, देखिए स्टील का ही ये रूप है, फेरेटिक स्टील, स्टेनलेस स्टील, IRMS ना, ये सब चीज जो है स्टेनलेस स्टील का ही रूप है, ठीक है। तो ये जो है साइड वाल इंड वाल किसका बना होता है, मैं LHV की बात कर रहा हूँ, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो साइड वाल किसका, इंड वाल किसका बना होता है? तो फेरेटिक स्टील आप एफ हमने केवल लिख दिया है, आप लिख लीजिएगा, फेरेटिक स्टील, SS मतलब स्टेनलेस स्टील, ठीक है, 409 M इस तरह लिखा रहता है, ठीक है। और अगर छत और क्या बोलते हैं फ्लोर की अगर पूछ देवे कि छत, रूफ एंड फ्लोर, यह किसका बना होता है? तो ये बना होता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील कह रहे हैं, अस्टेनिक स्टील, इसको ए हम बना देते हैं, ठीक है, अस्टेनिक स्टील। साइड वाली इंड वाल किसका बना होता है? फेरेटिक स्टील। और रूफ एंड फ्लोर किसका बना होता है? अस्टेनिक स्टील, ठीक है। तो अस्टेनिक स्टील SS 304 होता है, ठीक है, SS 304 M, ठीक है। तो ये जो है रूफ एंड फ्लोर होता है, और इसी में अच्छा अभी याद आया
कि ये जो है आपका क्या लिखा है, स्टेनलेस स्टील कोच वॉश बेसिन, ठीक है। तो ये भी जो है टॉयलेट का कटोरा और वॉश बेसिन जो भी है, ये भी जो है आपको स्टेनलेस स्टील का ही बनाया जाता है। इसी के आधार पर हमने ये सब चीज बताया, ठीक है। तो वॉश बेसिन और टॉयलेट का कटोरा जो होता है जिस पे टॉयलेट लोग करते हैं, तो वो भी जो है स्टेनलेस स्टील अर्थात SS 304 का बना होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लिख लिए। अब देखिए सोल बार, सोल बार और क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम, ठीक है। आप लिख लीजिएगा सोल बार और क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम, क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम, ठीक है। यह किसका बना होता है, तो IRSM 41, IRSM 41, ठीक है। लेकिन क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम को कहीं कहीं आपको लिखता है कार्टन स्टील, ठीक है। तो अगर सोल बार तो 100% IRMS 41 का बना होता है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में अगर आ जाए कि क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम किसका बना होता है और IRMS 41 अगर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर कार्टन स्टील लिख दीजिएगा, कार्टन स्टील। देखिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, स्क्रीन पर लिखना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है ना। तो आप कार्टन स्टील मार दीजिएगा, ठीक है, क्रॉस बीम के लिए, ठीक है, अगर IRMS 41 ऑप्शन में नहीं रहे तो, ठीक है। और फिर सवाल अगर उठाएगा कि नहीं अगर दोनों रहे ऑप्शन में, तब हम क्या करेंगे, क्रॉस क्या बोलते हैं, क्रॉस मेंबर के लिए, क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम के लिए तो कार्टन स्टील को मारेंगे, ठीक है। चलिए कार्टन स्टील नहीं रहेगा तो IRMS 41। तो चलिए यहाँ पर बहुत सारा आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया था कि वॉश बेसिन किसका बना होता है, किसका नहीं बनाता। ये आया था कि स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं उसका लाभ क्या है, तो जंग नहीं लगता है। लेकिन आप जान गए कि साइड वाल इंड वाल किसका बना होता है, फेरेटिक स्टील, ठीक है। मतलब SS 409 रूफ एंड फ्लोर किसका बना होता है, स्टेनिक स्टील SS 304 है, सोल बार इंड वाल, ठीक है। तो ये सब चीज जो है आप लिख लीजिए, कोई को क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट मैं लिखा दूं कि यार्ड डैम्पर किसका बना होता है, यार्ड डैम्पर किसका बना होता है, मैन्युफैक्चरिंग वाला जितना जो हमने PDF दिया है उसमें आप जा करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार्ड डैम्पर जो है कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील, ठीक है, कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। और व्हील डिस्क किसका बना होता है, तो अभी हमने ऊपर बताया कि ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। देखिए यहाँ पर 10 गो से ज्यादा आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि LHB के लिए एडी करंट विश्लेषण निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया जाता है, या एडी करंट, ठीक है, क्वेश्चन करंट। तो देखिए यहाँ पर C नंबर जो दिया है D3 शेड्यूल में किया जाता है। LHB कोच के लिए एडी करंट विश्लेषण जो है कब किया जाता है, D3 में किया जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं कि कॉमन पाइप ब्रैकेट से जुड़ी 3 शाखा पाइप में बीच का पाइप कौन सा होता है, तो AR का होता है, एक्जुलरी रिजर्वायर का, ठीक है, AR का होता है, ठीक है। और प्रेशर की अगर हम देखिए मेन रिजर्वायर तो खैर क्या लिखा है इसमें, कॉमन पाइप ब्रैकेट ये तो होता ही नहीं है। CR का मतलब कंट्रोल रिजर्वायर, MR का मतलब मेन रिजर्वायर, BC का मतलब ब्रेक सिलेंडर, AR का मतलब एक्जुलरी रिजर्वायर, ठीक है। तो आपको जो है बीच का पाइप कौन सा होता है, जो 3 ठो निकला रहता है, तो बीच में जो है AR का होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए पेसेट का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, ठीक है। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस कहाँ लिखा है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, यानी पेसेट का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ तक बने हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो 100% लाइक कर दीजिए, और इसको कम से कम आप जहाँ हैं वहाँ, हम जानते हैं कि आप नहीं शेयर कीजिएगा, लेकिन अदर जोन में 2-4 जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, पूरा डिटेल में हर वीडियो के बारे में आप जाने देखें, आपको बहुत फायदा होगा। और उसके लिए उसको नोट्स भी तैयार करें लिख करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर LHB बोगी का व्हील बेस क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर LHB की बात किया गया है, ठीक है। तो LHB का व्हील बेस जो होता है 2560 होता है, कितना होता है, 2560 होता है, ठीक है। और ICF की अगर बात करें, ICF का कितना होता है, तो 2896 mm होता है, ठीक है, 2896 mm होता है। क्या व्हील बेस, क्या है व्हील बेस। लेकिन हमारे दोस्त, हमारे कर्मचारी भाई जो हमसे जुड़े हैं, व्हील बेस और व्हील गेज में कंफ्यूज कर जाते हैं, व्हील बेस और व्हील गेज, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक ट्रॉली बना दिया, ठीक है, बोगी बना दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने चक्का लगा दिया, ठीक है,
यहाँ पर चक्का लगा दिया है। ठीक, पहले व्हील बेस के बारे में समझाएंगे क्योंकि व्हील बेस यहाँ पर दिया है। ठीक, तो क्या बोलते हैं कि जी यहाँ पर मान लें सेंटर हो गया, तो दोनों व्हील के क्या बोलते हैं जहाँ इस थोड़ा फिगर सही से नहीं बना मेरे भाई। ठीक है, यहाँ जो चक्का जो लगा रहता है तो दोनों चक्कों के बीच की जो दूरी जो होता है ना, वही जो है व्हील बेस होता है। ठीक है, जो 2896 और 2560 यानी आईसीएफ के लिए 2896 और एलएचबी के लिए 2560। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2896 और 2560। ठीक है, तो जो बोगी में दोनों चक्कों के बीच को जो दूरी होता है, बाकी चक्का में नहीं कहिए उसको, जो एक्सल का जो दोनों सेंटर के बीच की दूरी जो होगा वही जो व्हील बेस कहलाता है। ठीक है, और व्हील गेज किसे कहते हैं, तो एक ही एक्सल पर दोनों चक्कों के बीच की दूरी को हम व्हील गेज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है 1600 mm होता है। स्टैंडर्ड कितना होता है, 1600 mm होता है, लेकिन आईसीएल और एलएचबी के लिए अलग अलग हो जाता है। एलएचबी की अगर बात करें, एलएचबी का तो व्हील गेज जो होता है 1600 प्लस माइनस 1 होता है। प्लस माइनस 1 का मतलब होगा कि अधिकतम प्लस 1 हो जाएगा यानी 1601 mm, न्यूनतम हो जाए एक घट जाएगा यानी 1599 हो जाएगा एलएचबी के लिए। लेकिन आईसीएफ के लिए जो है 1600 प्लस 2 माइनस 1 होता है। प्लस 2 माइनस 1 यानी अधिकतम 1602 और न्यूनतम -1 कर दीजिए यानी 1599। समझ रहे हैं ना, तो इसको व्हील गेज बोलते हैं। और व्हील बेस जो आपको ऊपर बताया कि दोनों व्हील का जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सल का जो सेंटर का बीच का दूरी होगा वही उसका व्हील बेस कहलाता है। ठीक है, तो हमको जहां तक अंदाजा है कि व्हील बेस और व्हील गेज का अंतर आप लोग समझ गए और कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए 30 नंबर में, कोच का सोल बार किससे निर्मित होता है। अभी हमने बताया ऊपर कि सोल बार जो है IRMS 41 का बना होता है। अभी मैन्युफैक्चर के बारे में ऊपर बताया, फिर से जाकर देखिए, मैं फिर बताऊं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है ना, अर्थात एक बार हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं कि साइड वाली इंडवाल फेरेटिक स्टील का बना होता है। छत और क्या बोलते हैं उसको, रूफ एंड फ्लोर यानी छत और फ्लोर। ठीक है, ये जो है स्टेनिक स्टील आपको 304, और स्टेनिक स्टील आपको टॉयलेट का कटोरा बेसिन वगैरह भी उसी का बना होता है यानी 304 का। ठीक है, और सोल बार जो है इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम। ठीक है, ये जो है सोल बार और क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम IRMS 41 का बना होता है। यार्ड डैम्पर जो है कास्ट स्टील का बना होता है। व्हील डिस्क जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। अभी हमने ऊपर डिटेल में बताया, जाकर देखिए फिर से। चलिए, डम बॉल का उद्देश्य क्या है, तो डम बॉल का क्या उद्देश्य है मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो है लिखे देखिए, ऑप्शन पढ़िए, सभी धुरों की लगभग समान गति बनाए रखना, पहियों के फिसलने से बचना यानी बचाना। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा, A+B। ठीक है, तो डम बॉल का काम है कि सभी धुरों पर लगभग समान गति बनाए रखना और पहियों को फिसलने से बचाना। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 में क्या करें कि WSP क्या है। ठीक है, विस्तार में, तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और बात कहना चाहूंगा कि जितने भी फुल फॉर्म है वो अपने नोटबुक यानी जो भी कॉपी पर आप नोट तैयार कर रहे हैं, नोट्स को, उसके फर्स्ट पाना या लास्ट पाना में जितने भी फुल फॉर्म आपको सेट में मिलता है, डेली आप सेट बना रहे हैं और प्रत्येक संडे के संडे टेस्ट बना रहे हैं। बहुत से आदमी को तो मैंने, जो जिसका एग्जाम मुंह पर आ गया है, वो तो इकट्ठा ही केवल टेस्ट सीरीज वाला ही पूरा ले लिया। ठीक है, तो इस तरह टेस्ट सीरीज वाला ले करके वो लोग बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी टेस्ट सीरीज बनाते हैं उसमें जितना भी आपको फुल फॉर्म वाला मिलता है उसको अपने जो भी नोटबुक बना रहे हैं उसके फर्स्ट या लास्ट पेज में उसको लिखते चले, क्योंकि एक बार खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन एक जगह नोट किए रहिएगा, कोई भी अगर फुल फॉर्म पूछता है, कंफ्यूज कर रहा है, फट उसको निकाल कर हम देख लेंगे। समझ रहे हैं ना, देख लेंगे, याद हो जाएगा, परेशानी नहीं होगा, समय की बचत होगा। चलिए 33 नंबर, यदि एक कोच में एयर स्प्रिंग खराब है तो ट्रेन की अधिकतम स्वीकार्य गति कितना होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है, तो ये 60 किलोमीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना, 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं
34 नंबर कह रहा है कि फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर जांच के बीच अंतर को डैश के उपयोग करके, मतलब कि क्या चीज से हम उसको मापते हैं, तो वर्नियर कैलिपर से मापते हैं उसको जब जांचना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो वर्नियर कैलिपर जान गए, लेकिन पहले ये जानिए कि ये जो एक्सल जो होता है उसके लास्ट में एक फोनिक व्हील लगा रहता है, और फोनिक व्हील में दांता होता है। ठीक है ना, दांता। तो कितने दांत होता है इसमें जो है, आपको दांत जो है आपको 80 दांते होते हैं। कितने दांते होते हैं? 80 दांते होते हैं। और इसमें स्पीड सेंसर जो लगा रहता है ना, तो स्पीड सेंसर पूछता है कि फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच का गैप कितना होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये जो होता है 0.9 से 1.4 mm, 0.9 से 1.4 mm के बीच होता है। ठीक है, समझ गए फोनिक व्हील। और इसका जो फिर अब विस्तार में जाए तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होगा। यानी इसको मदरबोर्ड पर जो है कोड दिखाता है, जब यह फोनिक व्हील जो है, क्या बोलते हैं उसको, एचपी मदरबोर्ड कहिए या माइक्रो प्रोसेसर कहिए, 72 73 95, ठीक है ना, ये कोड दिखाता है। ठीक ना, कि कहाँ क्या फॉल्ट है नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बताए तो बहुत लंबे होंगे, आगे हम बढ़ते हैं। आप पीडीएफ देखिए और वीडियो देखिए, सब में मिलेगा आपको। चलिए 35 नंबर में चलते हैं कि पसर डैम्पर के फिक्सिंग बोल्ट को कसने के लिए, पसर मतलब कि लेटर डैम्पर को कसने के लिए कौन कितना, मतलब कि हम नोट बोल्ट को टाइट करेंगे, कितना न्यूटन मीटर, कितना एनएम, तो 70 लेटर डैम्पर। ठीक है, लेटर डैम्पर। ठीक, और ये जो 170 जो दिया है आपको, जो है ब्रेक कैलिपर का माउंटिंग बोल्ट जो होता है उसका हम 170 एनएम, मतलब उसको हम लोग टाइट करते हैं। ठीक है, तो ये लेटर डैम्पर जो होता है, क्या बोलते हैं, एक बोगी में एक होता है, यानी कोच में दो होता है। ध्यान रखिएगा, कोच में कितना होता है? दो होता है, एक बोगी में एक होता है। ठीक है, अगर डैम्पर की अगर बात करें तो टोटल कितना डैम्पर होता है एक बोगी में, आप गिना देते हैं, आपको 9 गो होता है। ठीक है, तो डैम्पर जो चारों कोनों पर जो है, चार कोन पर कितना क्या होता है? प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, और वर्टिकल डैम्पर 2 गो बीच वाला सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर उसको बोलते हैं। तो दो कितना हो जाएगा? ये 2 हो गया। और यार डैम्पर एगो होता है दोनों तरफ में, और यहाँ पर जो अभी जो दिख रहा है आप, लेटर डैम्पर होता है। ठीक है, लेटर डैम्पर। तो कितना हो गया? चारों कोन पर 4, और 2 गो ये हो गया, 4 2 6, यार डैम्पर 2 गो हो गया, 6 2 8, और एक लेटर डैम्पर 9, यानी एक बोगी में 9 डैम्पर होता है, और कोच में 18। ठीक है, कोच में 18 डैम्पर होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा वैगन का क्वेश्चन आ गया कि बी वॉक्सन, बीसीएन, बोबरेन, बीटीपीएन वैगन का 100 लोड जो है कितना होता है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। ठीक है, तो 20.32 टन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, 37 नंबर। यहाँ पर जो ये दिया है ये टन वाला, तो इसका भी हमने सबको पीडीएफ दिया है, वैगन वाला। तो वैगन वाला का भी एक हम अलग पीडीएफ बनाए थे, दिए हैं सबको। उसको है वैगन डायमेंशन। ठीक है, वैगन डायमेंशन। तो जितना भी डायमेंशन वाला, डायमेंशन उसका पीडीएफ का हमने नाम रखा है। ठीक है, लेकिन उसमें जितने भी डायमेंशन है, डिजिट वाला जितना भी क्वेश्चन है ना, टन वाला, एमएम वाला, वो सारा उसी में है। ठीक है ना। चलिए 37 में, व्हील गेज को किस पर मापना चाहिए? भाई व्हील गेज हम कब मापेंगे? अपलोड कंडीशन। अपलोड कंडीशन का मतलब हो गया कि लोड नहीं रहे, तब हम व्हील गेज को मापेंगे, तब जाकर के सही माप आएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो BOBY बैगन के पहिए का निंदनीय व्यास जो है कितना होता है, यह क्वेश्चन आपसे किया है। ठीक है, तो ये जो है 906 mm होता है, और न्यू साइज आप जानबे करते हैं कि 1000 mm होता है। ठीक है, BOBY बैगन का। चलिए 39 नंबर कह रहा है कि BOBY, बॉक्सेन, बोबरेन, BTPN, BRN बैगन का नाम मात्र व्हील सीट व्यास, व्हील सीट का व्यास ये पूछ रहा है। व्हील सीट समझ रहे हैं ना किसको कहते हैं? तो बीच में जो होल जो होता है ना, जिसमें एक्सल जो रहता है, उसी को व्हील सीट कहते हैं। ठीक है ना, तो वही कर रहा है, तो उसका व्यास पूछ रहा है, उसका व्यास कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 213 mm होता है। चलिए यहाँ पर आ गया फिर BOBY, बॉक्सेन, बोबरन, BTPN, BRN बैगन का कंडमिंग व्हील सीट व्यास कितना होता है? कंडमिंग साइज पूछ रहा है। ठीक है, अभी नया आपने देखा 213 mm, और इसका कंडमिंग कितना हो जाएगा यह पूछ रहा है, तो 211 mm। ठीक है, चलिए 41 में क्या कर रहा है कि BOXNEL, BOYEL,
BLC वैगन का कंडमिंग व्हील सीट का व्यास, देखिए यहाँ पर अलग चीज है, तो यहाँ पर कंडमिंग व्हील सीट का व्यास पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको 207 mm हो जाएगा, ठीक है, 207 mm। तो यहाँ पर ये दूसरा वैगन था, ये दूसरा वैगन है, ठीक। तो हम यही कहेंगे कि जितना ही डिजिट वाला ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने आपके, ठीक है, तो इसको जो है आप अगर कॉपी पर लिख कर याद करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना डिजिट वाला ये रट जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो हम लोग 42 नंबर पर जाएंगे। BOXNEL BOYEL BLC बैगन का नाम मात्र सीट का मतलब कि नॉमिनल दाया पूछ रहा है, ठीक है, 42 का। तो ये आपको हो जाएगा 213 mm, ठीक। आगे बढ़ते हैं 43 में। इलास्टोमेरिक पैड का कंडमिंग मोटाई कितना होता है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो ये जो है आपको 42 mm होता है, ठीक। ए से बी स्लैंग एडजस्टर बैरल किसके बीच क्लियरेंस को एडजस्ट करता है? स्लैंग नामे है इसका कि स्लैंग एडजस्ट बैरल, ठीक है। तो यह जो है किसके बीच जो है, तो व्हील और क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक पैड, ठीक है, उसी के बीच में जो है उसको एडजस्ट करता है। क्या लिखा है? व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक, ठीक है, ब्रेक ब्लॉक। तो व्हील और जैसे व्हील है इसके बीच में जो यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक जो लगा रहता है, इसी के बीच का जो दूरी है जो एडजस्ट करता है, कौन? ए से बी, यानी स्लैंग एडजस्टर बैरल। चलिए 45 नंबर में क्या कह रहा है कि 7 साल के जीवन वाले पूर्ण वक्सन बैगन के ROH की अधिकता क्या है, ठीक है, ROH की यानी रूटीन ओवरहॉलिंग की बात कर रहा था। ये होगा 18 मंथ, ठीक है, कितना? 18 मंथ, 18 महीना पर ROH होगा। 7 साल के जीवन पूर्ण वक्सन बैगन का ROH, ठीक है, 7 साल के। इसका पीएच जो है प्रथम पीएच 6 साल पर होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है 7 साल के जीवन पूरा कर लिया उसके बाद, ठीक ना, तो 18 मंथ पर। चलिए 46 में क्या कह रहा है कि बीपीसी नियम पुस्तिका के अनुसार प्रीमियम बीपीसी कितने दिनों के लिए वैध होता है, ठीक है। बीपीसी यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। नियम पुस्तिका के अनुसार प्रीमियम रेट की बात कर रहा है कि इसका बीपीसी की वैधता जो है कितना दिन के लिए होता है, तो ये 12 दिन के लिए होता है, 12 दिन प्लस माइनस 3 दिन होता है, जो बी नंबर में आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। चलिए 47 नंबर में चलते हैं। बॉक्सन बैगन का निर्दिष्ट टायर वजन, मतलब टेयर वजन पूछ रहा है कि खाली स्थिति में इसका वजन कितना होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका 22.47 टन होता है, ठीक है। चलिए 48 देखिए, जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब रटने वाला क्वेश्चन है, डिजिट में दिया हुआ है। इसको कॉपी पर लिख के तो इसको आप याद कीजिए, बहुत मजा आएगा। आज जो पीडीएफ लिए हैं पीडीएफ निकालिए बैगन डायमेंशन वाला, याद कीजिए, ठीक है। कोई भी पीडीएफ ऐसा ना हो जो आपके पास नहीं गया हो। 200 की संख्या में पीडीएफ आप लोग को हम भेजते हैं, 60 मॉडल सेट भी भेजते हैं, चुनिंदा क्वेश्चन भी भेजते हैं। टाइपिंग किया हुआ 4000 बैगन वाला हमने क्वेश्चन टाइपिंग करा कर VVI क्वेश्चन को हमने चुन चुन कर दिए हैं, टू द पॉइंट वाला, एकदम 100% आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, 4000, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में करें, निम्नलिखित में से कौन सा टैंक मतलब BTPN होता है, तो इसमें तो कहीं BTPN है नहीं है, लेकिन इसमें है BT, ठीक है, तो BTFLN, ठीक है, ये जो है आपका टैंक बैगन है। 50 नंबर में देखिए, नवीनतम HDQRD निर्देश के अनुसार CBC की स्टेपनर प्लेट की मोटाई का निंदा आकार माना कंडमिंग साइज ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 6 mm, ठीक है, 6 mm। तो मेरा 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूर्ण होता है, ठीक है, कितना? 50 क्वेश्चन जो है पूरा होता है। तो लगता है कि मैंने 48 क्वेश्चन नहीं बताया है ना। बीजी बैगन का ट्रेड पर स्वीकार्य फ्लैट टायर की सीमा, देखिए बीजी का मतलब होता है ब्रॉन्ड गेज, ठीक है। तो ब्रॉन्ड गेज का ट्रेड पर मतलब जहाँ ट्रेड उसको का व्हील ट्रेड किसको कहा जाता है, जो लाइन पर टच करता है उसी को व्हील ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि व्हील ट्रेड पर स्वीकार्य फ्लैट टायर की सीमा, फ्लैट टायर जो चक्रा चाकर जो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैट टायर, ठीक है, चौड़ा सा, उसी को फ्लैट टायर कहते हैं। तो वैगन के लिए आपको 60 mm होता है, और गुड्स कह रहा है कोचिंग के लिए आपको 50 mm होता है, लोको इंजन के लिए भी 50 mm होता है फ्लैट टायर की सीमा, ठीक है। फ्लैट टायर की सीमा कितना होता है? 50 mm, किसका? कोचिंग और लोको का। लेकिन वैगन के लिए 60 mm होता है, याद रखिएगा। तीनों के तीनों हम आपको क्लियर कर दिए, तीनों को अइबे करता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर मेरा 50 क्वेश्चन क्लियर होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है? और हम यही कहेंगे कि आप लोग जो है क्या बोलते हैं, टेस्ट दीजिए और पीडीएफ लेकर, बहुत लोग ऐसे मेरे दोस्त कहें या कर्मचारी भाई या स्टूडेंट कहें कि पीडीएफ ले लिए हैं, सब कुछ है, लेकिन वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो टेस्ट नहीं देने से अपने पैर में अपने खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि टेस्ट दीजिएगा तब तो पता चलेगा कि हमको क्या याद है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, हमको कितना नंबर आ रहा है, ठीक है? ये सब चीज़ टेस्ट देने से ही पता चलता है, ठीक है? और बहुत लोग हैं कि हाँ, क्वेश्चन मंगा लेते हैं लेकिन टेस्ट देकर नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो वो लोग क्या करेंगे, गाड़ी जो है स्टेशन पर आ जाएगा, तब रूम से निकलेंगे घर जाने के लिए, तब तो घर पहुँच ही जाएँगे वो। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है? उन लोग का कहना है कि एगो कहावत है ना कि कल करो से आज करो, आज करो से अब पल में पल रहे हो, बहुरी करोगे कब? ठीक है ना? लेकिन जो असकत वाले भाई हैं वो कहते हैं कि आज करो से कल करो और कल करो से परसों। ऐसा नहीं, ठीक है? हमने क्वेश्चन को खत्म कर दिया है, जिसको वीडियो बंद करना है बंद कर दे। मैं उसके लिए बातें बोल रहा हूँ जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको ज़रूर ये बात को सुनना चाहिए, क्योंकि मेरा ज़िम्मेवारी बनता है कि उनको गाइडलाइन करना, ठीक है? तो हम ये कहना चाहूँगा कि समय जब तक मैनेज नहीं कीजिएगा, तब तक आपका नहीं निकल पाएगा, ठीक है? समय मैनेजमेंट कीजिए। आप हम जब तैयारी करते तो हम क्या करते थे कि कल हमको क्या करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसको हम क्या करते थे कि रात में ही पूरा हम एक अपना गोल सेट कर लेते थे कि कल हमको सुबह में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा घरेलू काम करना है, पहले ही रात में उसको लिख लेते थे और उसके हिसाब से हम कल अपना काम करते थे। उससे ये फ़ायदा आपको होगा कि कल हमको क्या करना है, ये आपको असमंजस में नहीं रहिएगा। सुबह उठे, फ्रेश हुए, अपना काम में लगे, क्योंकि रात के ही अपने काम को सेट कर दिया है कि हमको कल सुबह उठते क्या करना है, ठीक है? तो समय मैनेजमेंट कीजिए। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगा मोटिवेशनल, ठीक है ना? तो मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग घोड़ा बेचकर नहीं सोइए, ठीक है? बिल्कुल एक्टिव हो जाइए। कहीं-कहीं बोर्ड जो है नोटिफ़िकेशन जारी क क्या बोलते हैं, ज़ोन जो है नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है, ठीक है? सीएलआई वगैरह इस सब का तो एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत जगह फिरोजपुर वगैरह हर जगह, मतलब कि ले रहे हैं लोग, मतलब जुड़ रहे हैं, उन लोग का नोटिफ़िकेशन सब जारी हो गया है। लेकिन अभी एग्ज़ाम इधर नहीं हो रहा है किसी भी ज़ोन बोर्ड में, ठीक है? लेकिन नोटिफ़िकेशन अब निकल रहा है, तो पहले से आप तैयार रहिए एकदम सीमा पर लड़ने के लिए। चाहे कहीं से क्वेश्चन आ जाए, मतलब पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है? तो मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? इतना मैंने चिल्ला-चिल्ला कर पढ़ाया, इतना भी नहीं कीजिएगा तो फिर क्या, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। इस यहीं पर